एवरीवन, दिस इज़ महेश सोनी, डायरेक्टर महिंद्रा लॉ इंस्टीट्यूट। और आज हम पढ़ेंगे हरियाणा रेंट कंट्रोल एक्ट का सेक्शन नंबर 9 एंड 10। पिछली वीडियो के अंदर मैंने अप टू आपका जो सेक्शन 8 है वहाँ तक मैंने आपको कवर करवा दिया है। जाके एक बार उन वीडियोस को भी देख लेना ताकि आगे के जो कंसेप्ट हैं वो आपके क्लियर होते जाएँ। तो जो सेक्शन 9 है आज का टॉपिक हमारा, वो सेक्शन 9 आपको प्रोवाइड करता है लैंडलॉर्ड टू प्रोवाइड सर्टेन एमिनिटीज़। इट मीन्स कि यहाँ पे जो लैंडलॉर्ड है ना, उसके ऊपर कुछ आपकी सर्टेन ड्यूटीज़ यहाँ पे इम्पोज करी गई है इस लैंडलॉर्ड के ऊपर, कि आपको कुछ एमिनिटीज़, कुछ सुख सुविधाएं हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी होगी, सीवर की सुविधा होगी, या फिर टेप वाटर मतलब कि आपका जो भी 20 का पानी आता है, वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे एक तरीके से इम्पोज है जो कर रखी है, उस लैंडलॉर्ड के ऊपर ड्यूटी लगा दी। अब किस केस में लगेगी वो सिचुएशन यहाँ पे डिपेंड करेगी कि इफ़ द एमिनिटीज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, सीवरेज और टेप वाटर सप्लाई हैव बीन मेड अवेलेबल इन एनी लोकेलिटी बाय द स्टेट गवर्नमेंट और ए लोकल अथॉरिटी। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि अगर कोई भी लोकल अथॉरिटी है वहाँ की, या फिर वहाँ का जो आपको जिस स्टेट की बात हो रही है, मतलब हरियाणा की, तो हरियाणा स्टेट ने अगर किसी भी एरिया के अंदर आपके इलेक्ट्रिसिटी, सीवरेज और टेप वाटर अगर आपको ये फैसिलिटीज आपको सरकार ने अगर प्रोवाइड करवा रखी है, तो टेनेंट ऑफ द बिल्डिंग और रेंटेड लैंड ऑफ सच लोकेलिटी, उस लोकेलिटी के अंदर जो भी यहाँ पे बिल्डिंग के अंदर रह रहे हैं, जो या फिर रेंटेड लैंड है उसके अंदर रह रहा है जो टेनेंट आपका, वो एंटाइटल हो जाएगा टू द एंजॉयमेंट देयर ऑफ का मतलब यहाँ पे ये सारी चीज़ों को एंजॉय करने के लिए एंटाइटल हो जाएगा, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस हियर एंड आफ्टर कंटेंट, जैसे यहाँ पे दे रखे हैं उनको सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। अब जो इसका सेकंड क्लॉज है वो यहाँ पे बात करता है इफ़ द लैंडलॉर्ड, यहाँ पे लैंडलॉर्ड के ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई है, देखते क्या। इफ़ द लैंडलॉर्ड एट द रिटर्न रिक्वेस्ट ऑफ द टेनेंट, अगर यहाँ पे कोई जो टेनेंट था वो पर्सन क्या कर क्या रहा है, यहाँ पे राइटिंग में अगर वो रिक्वेस्ट डाल देता है लैंडलॉर्ड को, किस चीज़ के रिगार्डिंग बात हो रही है, इफ़ द लैंडलॉर्ड एट द रिटर्न रिक्वेस्ट ऑफ द टेनेंट फेल्स टू एग्री इन राइटिंग, अगर यहाँ पे रिक्वेस्ट जो पर्सन आपका टेनेंट है उसने राइटिंग में रिक्वेस्ट डाल दी लैंडलॉर्ड को वो वाली फैसिलिटीज़ आपकी सारी प्रोवाइड करने के लिए, तो उस केस के अंदर अगर वो आपका लैंडलॉर्ड भी फेल हो जाता है, एग्री इन राइटिंग टू प्रोवाइड ऑल और एनी ऑफ द एमिनिटीज विद इन ए पीरियड ऑफ 30 डेज, अगले 30 दिन के अंदर अगर वो प्रोवाइड करने के लिए एग्री होने से फेल हो जाता है अगले 30 दिन के अंदर, और फेल्स टू प्रोवाइड द सेम विद इन द पीरियड ऑफ 90 डेज, अगर वो 90 दिन के अंदर प्रोवाइड नहीं करवाता, एक चीज़ आपकी 30 दिन का पीरियड और दूसरा है 90 का, 30 दिन के अंदर बात हो रही है कि राइटिंग में वो एग्रीमेंट लिख के देगा कि मैं अगले कुछ दिन के अंदर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, तो इस फर्स्ट डे से लेके अगले जो आपके आगे के टोटल 90 डेज हैं वहाँ तक आपको प्रोवाइड करवानी ही करवानी पड़ेगी, और फर्स्ट 30 डेज के आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन 30 दिन के अंदर आपको क्या होना है, एग्रीमेंट लिख के दे देना है कि हाँ मैं ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड है जो करवा दूंगा। तो इन दोनों सिचुएशन की बात हो रही है। अब क्या कह रहा है, फेल्स टू प्रोवाइड द सेम विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज, तो ये दो पीरियड याद रखने हैं। एक तो बात हो रही है आपके एग्रीमेंट के रिगार्डिंग कि 30 डेज के अंदर एग्रीमेंट लिख के नहीं देता, 90 दिन के अंदर वो प्रोवाइड नहीं करवाता, तो द टेनेंट में अप्लाई टू द कंट्रोलर फॉर दैट पर्पज, उस पर्पज मतलब कि वो फैसिलिटीज आपकी लेने के लिए वो कंट्रोलर को यहाँ पे रिक्वेस्ट डाल देगा। द कंट्रोलर में ऑन सच एप्लीकेशन बाय द टेनेंट एंड आफ्टर सच इंक्वायरी एज द केस में बी, या फिर एज ही में डिम फिट, जहाँ पे वो एप्लीकेशन लगेगी उस केस के अंदर आपका जितनी इंक्वायरी उसको करनी है जो उसको ठीक लगे, वैसे इंक्वायरी करने के बाद परमिट द टेनेंट टू हैव सच एमिनिटी एट द कॉस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड ऑन सच कंडीशन एज मे डीम प्रॉपर, जैसा भी उसको ठीक लगेगा उस हिसाब से वो क्या करेगा, लैंडलॉर्ड की कॉस्ट पे सब कुछ यहाँ पे अपने आप को प्रोवाइड करने के लिए बोल देगा। एक तरीके से ऐसे ऑर्डर आ जाते हैं कि जाके उन्हीं को बोल देगा कि आप खुद ऐसा सारा जो भी आपको चाहिए ना वो अरेंजमेंट खुद करवा लीजिए, और उसका जो भी कॉस्ट लगेगा वो आपको लैंडलॉर्ड से रिकवर करवा देंगे। तो उस केस के अंदर क्या रहेगा, द टेनेंट शैल बी एंटाइटल्ड टू डिडक्ट द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम इन प्रोवाइडिंग द एमिनिटीज फ्रॉम द रेंट पेएबल टू द लैंडलॉर्ड टिल द फुल अमाउंट इज रियलाइज्ड। अब बात ये हो रही कि मान के चल रहे हैं यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू कि जब कोई लैंडलॉर्ड यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करवा रहा, तो जो टी नाम का टेनेंट था वो आपका गया, और जाने के बाद उसने वहाँ से परमिशन लेने के बाद यहाँ पे क्या करी है, इन चीज़ों पे 6000 का टोटल यहाँ पे अमाउंट उसने खर्च कर दिया वो सारी की सारी फैसिलिटीज़ लेके आने के अंदर। तो वो 6000 रुपये यहाँ पे क्या करेगा, अपने जो यहाँ से लेके रेंट अपने पे करना है उसमें डिडक्ट करता रहेगा। अगर वो 2000 रुपये पर मंथ रह रहा है तो अगले 3 महीने का जो किराया है वो डिडक्ट कर लेगा, यहाँ पे कुछ नहीं देगा। तो जब तक आपका टोटल अमाउंट यहाँ पे रियलाइज नहीं होता, मतलब ये वाला अमाउंट आपके ये 6000 पूरे नहीं होते, तब तक आप रेंट में से डिडक्ट है जो करते रहोगे, ये यहाँ पे लिखा हुआ है जो आपका सेकंड क्लोज है ये बता रहे हैं। लेकिन इसका प्रोवाइजो साथ में ऐड कर दिया, प्रोवाइडेड दैट द रेट ऑफ डिडक्शन ऑफ सच एक्सपेंसेस शैल नॉट एक्सीड द 50% ऑफ द
रेंट का जो अमाउंट आपका था, मतलब कि 2000 था, तो एक बार में 2000 नहीं काट के आप क्या करोगे, 1000 करके आप अपने पैसे अकाउंट जो है वो काटते रहोगे। तो टोटल यहाँ पे 6 महीने में आप अपना रिकवर कर लोगे। Provided further that the controller may reject the application if he is satisfied that such an order will cause the undue hardship to the landlord, keeping in view his source of income or would involve the expenditure incomplete। आपके इनकम्सिडरेट कुछ हो जाता है, मतलब कि द बेनिफिट्स ऑफ टू बी अचीव्ड, मतलब यहाँ पे बात हो रही है तारतम्य में हीन कुछ बोला जाता है। इस वर्ड को हिंदी में अगर बोलेंगे तो मैं लिख देता हूँ, आप देख लेना इसको, तारतम्यहीन, तम्यहीन, ये आपका मतलब था इसका। तो एक बार ये देख लेना। इस प्रोवाइजो में सिर्फ इतना बताना चाह रहा है कि अगर यहाँ पे ऑर्डर देगा वो, तो पहले ये चीज़ें चेक करनी पड़ेगी, क्या इसकी वजह से कोई अनड्यू हार्डशिप तो नहीं हो रही है लैंडलॉर्ड को, या फिर उसके सोर्स ऑफ इनकम कम है और आप जो फैसिलिटी मांग रहे हो वो ज़्यादा महंगी पड़ रही है, तो उस सिचुएशन के अंदर उसको जो टेनेंट की एप्लीकेशन लगी थी उसको रिजेक्ट है जो करा जा सकता है। तो ये इसका प्रोवाइजो था। उसके बाद आपका थर्ड क्लोज आपका बात करता है द कंट्रोलर में फिक्स द extent and specification of the amenity as far as possible keeping in view the circumstances of the case and also the amenities cost thereof। इसके ऊपर आपका फिक्स कर देगा वो, जैसा उसको ठीक लगेगा उसी हिसाब से। यहाँ पे कंट्रोलर की पावर दे रखी है फिक्स करने की। उसके बाद आपका फोर्थ क्लोज यहाँ पे बता रहा है आफ्टर द एमिनिटी हैज बीन प्रोवाइडेड द टेनेंट शैल इमीडिएटली देयर आफ्टर सेंड द डिटेल्स ऑफ द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम टू द लैंडलॉर्ड। मतलब कि जैसा ऑर्डर मिला था ऊपर उस टेनेंट को कि आप अपने खर्चे पे जाके पहले करवा लीजिए और उसके बाद उसको अपने रिकवर कर लेना है। तो इस केस के अंदर आपका बता रहा है कि जब भी वो एमिनिटीज प्रोवाइड करवा लेगी खुद को यहाँ पे, तो टेनेंट जो पर्सन होगा इमीडिएटली यहाँ पे क्या करेगा, उस सारी एक्सपेंसेस के रिगार्डिंग जो भी आपकी डिटेल्स होंगी सारी की सारी लैंडलॉर्ड को भेज देगा, ताकि आगे से वो अपना अरेंजमेंट कर सके या फिर उसके पे कर सके। इसके बाद आपका इन केस ऑफ डिस्प्यूट एज रिगार्ड द क्वांटम ऑफ द अमाउंट के ऊपर आपका अगर डिस्प्यूट आ जाता है स्पेंट फॉर द प्रोवाइडिंग एन एमिनिटीज द सेम शैल बी डिसाइडेड बाय द कंट्रोलर आफ्टर इंक्वायरी ऑन एप्लीकेशन मेड टू हिम। जैसे भी एप्लीकेशन उसको लगेगी, चाहे यहाँ पे टेनेंट लगाए या फिर लैंडलॉर्ड लगाए, कि अब लैंडलॉर्ड एक तरीके से ये बोलेगा कि इसने जो खर्चा करा है इसके ऊपर ये आपका एक्सीडिंग बता रहा है, एक्चुअल में इतना खर्चा है जो लगा नहीं है। तो उस केस के अंदर आपका जो भी लैंडलॉर्ड होगा वो टेनेंट यहाँ पे क्या करेगा, उस कंट्रोलर को अप्लाई कर देगा उस डिस्प्यूट के रिगार्डिंग, तो उसको वो अकॉर्डिंगली वहाँ पे उसको सॉर्ट आउट कर देगा। नेक्स्ट बोलता है द लैंडलॉर्ड शैल बी एंटाइटल्ड टू एनहांस द रेंट ऑफ द बिल्डिंग और ऑन द रेंटेड लैंड टू द एक्सटेंट 8% per annum of the amount sent for providing any amenity from the date on amenity is provided। जिस दिन से वहाँ पे आपकी प्रोवाइड करी गई है एमिनिटीज उस दिन से लेके आगे क्या करेगा, पर एनम वो 8% आपका रेंट जो है वो बढ़ाता चलेगा। ये इसके अंदर आपका आ रहा है। फिर प्रोवाइडेड दैट where the tenant has initially incurred the expenses for providing such amenities the enhancement of rent shall not be allowed till the amount spent by the tenant has been realized। इसके अंदर आपका बोलता है कि टेनेंट ने अगर इनिशियल स्टेज पे आते ही उसने क्या कर दिए, एक्सपेंसेस इनकर कर दिए हैं वो एमिनिटीज लेने के लिए, तो एनहांसमेंट ऑफ द रेंट होगा वो आपका अलाउड नहीं करा जाएगा जब तक कि उसका किया गया जो खर्चा था वो रिकवर नहीं होता पूरा तब तक। तो ये इसके अंदर लिखा हुआ है। लास्ट आपका जो आपका ये क्लोज है इसके ऊपर थोड़ा सा देख लेना, इसके ऊपर आपके क्वेश्चन बनने के चांस रह सकते हैं। एक तो आपका 8% की बात कर रहा है और दूसरा बात करता है इनिशियली अगर आते ही उसने क्या कर दिया, यहाँ पे इन कर दिया, शुरू में आया आते देख लिया कि इसके अंदर फैसिलिटी नहीं है तो खुद ने क्या करे, जाते ही वहाँ पे खर्चे कर दिए, सीधा एप्लीकेशन लगाई और लगाते ऑर्डर करके अपना खर्चा कर लिया। तो बाद में बढ़ाओगे जब ये सारे अमाउंट पूरे हो जाएंगे, उसी के बाद, उससे पहले है जो बढ़ाया नहीं जा सकता। तो ये सेक्शन आपका नंबर 9 था।